हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। तो ये जो क्लास है ये है क्लास नंबर 4। जिसने 3 नहीं देखी हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने टॉपिक लिया है ये लिया है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ये हुआ था दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें, यानी कि 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो मूल अधिकार है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, उद्देशिका है या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, ये जो कथन है ये किसने कहा है? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957। तो पंचायती राज्य की अनुशंसा किसने की? तो इसमें तो नहीं हो सकता, क्रिप्स मिशन भी नहीं है, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम भी नहीं है। तो क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट। तो बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 ईस्वी में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार उन्होंने 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था। ठीक है, कितने स्तर पर? 3 स्तरों पर। 3 स्तरों पर। तो पहला था जिला, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ग्राम। ठीक है, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? तो 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 32 वर्ष है या फिर 35 वर्ष है। तो कितनी है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष है। तो भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, यानी कि जो संसद है वह
संसद है वह एक तो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, 3 से मिलकर बनती है। भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है और जो उच्च सदन है उसको क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। तो राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है तो राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 15 सदस्य या फिर राज्यसभा में 12 सदस्य। तो जो राष्ट्रपति हैं वह मनोनीत कर सकते हैं कितने, राज्यसभा में 12 सदस्य को। कितने सदस्य को कर सकते हैं, 12 सदस्य को कर सकते हैं। तो ये दिया है आर्टिकल नंबर 80 में, ठीक है, आर्टिकल या अनुच्छेद 80 के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिनमें कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव उनको प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वह उल्लिखित है। तो संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में। तो वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बन सकते हैं वह कौन से हैं, तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। तो अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में, ठीक है, तो अनुसूची 7 की सूची 3 को, यानी कि पहली कौन सी होगी, संघ सूची होगी, दूसरी होगी राज्य सूची और तीसरी होगी समवर्ती सूची। तो अनुसूची 7 की सूची 3 को समवर्ती सूची कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों प्रकार के विषयों को रखा गया है। इन पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, किंतु संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि ही मान्य होगी, ठीक है, तथा राज्य द्वारा बनाई गई विधि गतिरोध की स्थिति में शून्य हो जाएगी। ये किस में दिया गया है ये पूरा, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 254 में, अनुच्छेद 254 में। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। तो संघ सूची में कौन बनाएगा, तो केंद्र बनाएगी संघ सूची में, है ना। राज्य सूची में कौन बनाएगा, तो राज्य बनाएगी। और इसमें समवर्ती सूची में दोनों संघ और राज्य। तो अगर कोई इसमें विरोध होने लगता है तो जो बात मानी जाएगी वह किसकी मानी जाएगी, तो केंद्र की मानी जाएगी, ठीक है। समवर्ती सूची में भी केंद्र की मानी जाएगी, फिर राज्य की जो बात है वह बिल्कुल शून्य हो जाएगी, तो केंद्र की बात ऊपर रखी जाएगी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है तो दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या फिर अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो संविधान का 52वां संशोधन है, यह किससे संबोधित है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, दल बदल से। किससे संबोधित है, ऑप्शन नंबर ए, दल बदल से। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को दल बदल विरोधी विधि के रूप में जाना जाता है और इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों की दल बदल के मामले में अयोग्यता तय करने की व्यवस्था है और इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, किसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो जो 10वीं सूची है वह किससे संबंधित है, दल बदल से। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता या फिर यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो वित्त विधेयक है उसको प्रस्तुत करने के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है वह हमें बताना है। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो वित्त विधेयक है यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
तो सामान्यतः में ऐसा विधेयक जो वित्त संबंधी विषयों से संबंधित होता है उसको हम क्या कहते हैं, वित्त विधेयक कहलाते हैं। ठीक है। सैद्धांतिक दृष्टि से वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहा जाता है जिसमें धन विधेयक से संबंधित विषयों के साथ साथ कुछ अन्य विषयों से भी संबंधित उपबंध जुड़े होते हैं। जैसे यथा कोई विधेयक जो लौह अयस्क के बारे में प्रावधान करने के साथ साथ अगर अयस्क पर अगर टैक्स वह लगाए, टैक्स लगाने का भी प्रावधान करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायविकर्ता, महान्यायवादी या फिर महाधिवक्ता, तो किसको समझा जाता है? तो देखो इसमें 43 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। क्या हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, या अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है, और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बालक के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 19 है, 17 है, 23 है या फिर 24 है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम के विरुद्ध कानूनी अधिकार और प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो किसको सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या फिर गृह मंत्री को। तो ये किसको सौंपता है? ये सौंपता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन देगा, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञान पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और इस ज्ञान पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनमें कि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, और साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 32। तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को कहा गया है ना। तो आर्टिकल 32 ये सभी मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके बगैर अन्य मौलिक अधिकारों की उपादेयता संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार ही नागरिकों को किसी अन्य मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की दशा में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, और इस मौलिक अधिकार के महत्व को देखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा शब्दावली से संबोधित किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह हमें बताना है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं,
मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये तो ठीक है। दूसरा है सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। और चौथा है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो ये भी सही है। तो हमसे ये पूछा था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो देखो संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने का भी उपबंध किया गया है। इसलिए राज्यपाल अपने समस्त कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन हमसे बोल रहा है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत है। कारण इसमें बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। तो देखो कथन की कारण द्वारा पुष्टि होती है क्योंकि अनुच्छेद 66(3) के ग में, ठीक है, ग में अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। और जबकि अनुच्छेद 89 के 1 में, ठीक है, 89 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये दोनों ही सही दिए गए हैं और आर एक का सही व्याख्या भी कर रहा है या फिर सही स्पष्टीकरण भी मान्य है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, सूचना का अधिकार है। तो एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, दोनों ए तथा बी या ना तो ए और ना ही बी। तो जो सूचना का अधिकार है वह क्या है, एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार अनुच्छेद 19(1) के क में भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार शामिल माना है। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ विवाद में न्यायमूर्ति वेंकट चेलिया ने स्वीकार किया था कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्ति का अधिकार भी शामिल है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो सूचना का अधिकार कैसा है, एक विधिक अधिकार है। अच्छा अगला है क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है तो जम्मू कश्मीर राज्य से, सिक्किम राज्य से, नागालैंड राज्य से या फिर मणिपुर राज्य से। तो किससे संबंधित है, ये है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य से। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 एक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता से जुड़ा हुआ था और इस अनुच्छेद के मसौदे का उल्लेख संविधान के भाग 21 में किया गया था। हालांकि भारत सरकार द्वारा ये अब हटा दिया गया है, यानी कि ये कब हुआ था, तो ये 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो बताइएगा कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो ये है आरबीआई, ठीक है, कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 1 रुपये के सिक्के, नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपये के नोटों तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों का देश भर में वितरण कार्य करती है, जबकि सिक्के की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है।
तो काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। तो ये समझा जाता है समता का अधिकार। किसको समझा जाता है? द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार, तो समता का अधिकार। तो समता का अधिकार ये अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। और ये पूछा जाए कि जो समानता का अधिकार है वह कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार को समानता के अधिकार में शामिल है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक। सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली हैं और योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, ये शायद 2010 का क्वेश्चन था, 2010 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो देखो 4th में तो योजना आयोग के अध्यक्ष उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है, 2010 का शायद प्रश्न है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ये दोनों ठीक है। अब उस समय वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली थे, लेकिन इस समय कौन है वर्तमान में? तो ये है नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान वाला वो देख लेना, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जिससे कि हमसे ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।